नमस्कार दोस्तों। अब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिमागी लोगों से डर लगने लगा है। उन लोगों से डर लगने लगा है जिनके दिमाग में ज्ञान है, विज्ञान है, उन्हें डर लगने लगा है। और इसीलिए अब ज्ञान, विज्ञान, तर्क और सच बोलने वाले, सच का मंथन करने वाले दिमाग को वो नक्सली दिमाग बताने लगे। जी हाँ, वो ऐसे ही नक्सली दिमाग बताने लगे हैं। कहने लगे अब वो हथियारों वाले नक्सली नहीं, दिमाग वाले नक्सली। जी हाँ, दिमाग वाले नक्सली। अब जो भी सच बोलेगा, प्रतिरोध करेगा, आवाज बनेगा, वो दिमागी नक्सली। और दिमागी नक्सली घोषित करके उसको वध किया जाएगा। वध। जी हाँ, क्योंकि ये वध करते, गांधी जी की हत्या को इन्होंने वध नाम दिया था। तो इसी तरीके से जैसे रावण का वध होता है, वैसे ये वध करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जिनके दिमाग नहीं होता है, जो बद दिमाग होते हैं, उनसे इन्हें खतरा नहीं है। या तो आप दिमागहीन हो या बद दिमाग हो, तो आप इनके लिए बहुत अच्छे। और इनकी नजर में खतरा दिमागदार लोग हैं, वह लोग हैं जिनके दिमाग में ज्ञान, विज्ञान चलता है, तर्क चलते हैं। जी, यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा करते हुए लाल किले से कह, लाल किले से जब वो यह कह रहे थे तो सवाल उठता है कि आखिर उन्हें दिमागी नक्सलियों की पहचान कैसे होगी। क्योंकि दिमागी नक्सली कौन है? तो सवाल यही है। दिमागी नक्सली वो थे जो बच्चे पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रहे थे, कह रहे थे हमारी शिक्षा को सही करो, हमारी परीक्षा से शिक्षा को सही करो, हमारी पूरी व्यवस्था को सही करो। हम पैसे देते हैं, टैक्स देते हैं, हर चीज की फीस देते हैं, और उसके बाद हमारे साथ अन्याय होता है। तो यह अन्याय क्यों हो रहा है? हमारे ज्ञान को क्यों छीना जा रहा है? तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज्ञान को ही नक्सली घोषित कर दिया। जी, यह हो जाता है। तो अब देश की जनता को समझना है कि उसे खतरा दिमागदार लोगों से है या बेदिमाग या बद दिमाग लोगों से। यह फैसला तो उसे ही करना है, क्योंकि ओवरऑल लोकतंत्र में मालिक तो जनता ही होती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, खुद को मालिक मान बैठी है। तो साहब, जब ये बात होती है तो उसी वक्त में ये सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिर क्या स्थितियां पैदा हो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार एक नई तरह की ड्रेस, नई तरह की पगड़ी के साथ में जाकर के लाल किले पर भाषण देते हैं। जब वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे तो एक फर्जी लाल किला बना करके उन्होंने उससे भाषण दिया, और वहां से उन्होंने प्रैक्टिस की थी कि वो कैसे देंगे, कैसे दिखाएंगे कि एक जो है महामानव भारत का प्रधानमंत्री है। तो वही महामानव जब आज दे रहा था, तो ये आप देखिए, झंडे का उल्टा, जो अपनी जेब में झंडे का वो चिन्ह लगाए हुए हैं, ट्राई कलर, वो उल्टा लगाए हुए हैं। इसमें हरा ऊपर है, सफेद बीच में होता ही है, और केसरिया नीचे, जबकि केसरिया ऊपर होता है और हरा नीचे होता है। तो आज यह स्थिति हो गई है, यह हालत है, क्योंकि बददिमाग लोगों की भीड़ है। तो बददिमाग लोगों की भीड़ होगी, वही पसंद आएंगे, तो फिर यही होगा। अब और भी ब्लंडर हो गई। ब्लंडर यह हो गई कि भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने रचनात्मक कांग्रेस के कार्यक्रम में बताया था कि अब तो नरेंद्र मोदी के दफ्तर से उनको इंफॉर्मेशंस मिल रही हैं, वहां पर भी उनके लोग मौजूद हैं, वो उन्हें बता रहे। तो वह देखने को मिला जब नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे, और भाषण में उन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू याद आ गए। सुन लीजिए। ही रहना है, हमें गुलामी की मानसिकता हर पल मिटाते ही रहना है। जिस भारत का सपना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देखा था, बाबा साहब आम्बेडकर ने देखा था,
पंडित नेहरू ने देखा था, सरदार पटेल, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। तो अब आप समझ लीजिए कि अब वो उसमें गिन रहे हैं कि जो सपना उन्होंने देखा था वह भारत बनाना है। जी हां, अब वो वही सुभाष चंद्र बोस जिनका पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने जिन्हें कहा कि वो तो मक्कार था, गद्दार था और न जाने क्या क्या, जो इन्हीं के लोगों ने सुभाष चंद्र बोस की वहां प्रतिमा तोड़ डाली। और ये वही लोग हैं जो भगत सिंह के आदर्श को सबसे खराब मानते हैं। भगत सिंह के खिलाफ गवाही देने वाले इन्हीं के लोग थे, जिसके कारण उन्हें फांसी की सजा हुई थी। और इसी तरीके से तमाम और सारे पाप मिलते हैं। वह वीरभद्र तिवारी जिसने मुखबिरी करके चंद्रशेखर आजाद को मरवाया था, और इसी तरीके से तमाम सुखदेव, राजगुरु और सबका जिनका जिक्र किया, सबके साथ धोखा किया था। वही सुभाष चंद्र बोस का नाम ले रहे थे, जिन सुभाष चंद्र बोस की ने बार बार कहा ये आरएसएस के लोग इस देश को बर्बाद करना चाहते, व्यवस्था खत्म करना चाहते। तो अब आप सोच लीजिए, वही सरदार पटेल जिन्होंने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था, तो ये उन सब की आज गिनती करते हुए कह रहे हैं कि उनके सपनों का भारत क्यों कह रहे हैं। क्योंकि आपको याद होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो अपना सबसे पहला देश की आजादी के वक्त में भाषण दिया था, उस भाषण को ट्रस्ट विद डेस्टिनी कहते हैं, यानी भाग्य से मुलाकात। तो भाग्य से मुलाकात का वक्त था। नेहरू कह रहे थे एक आजादी का कुछ हमें एक किरण मिली है, एक मंजिल मिली है, लेकिन ये पूरी मंजिल नहीं है। हमारी आजादी तब तक पूरी नहीं होगी जब तक इस देश के किसी भी एक व्यक्ति के आंख में आंसू, जब तक हम सब के आंसू न पोंछ दें, तब तक यह आजादी पूरी नहीं हो सकती। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस दिशा में काम किया और इस देश को बना करके उस स्थिति में छोड़ा। उसका एक जो उन्होंने जब सदन में भाषण दिया, उसके चंद मिनट पहले ही उन्होंने 6 मिनट का एक भाषण हिंदी में भी दिया था, वो आपको सुना देते हैं। कितने बरस हुए कि हमने किस्मत से एक बाजी लगाई थी, एक इकरार किया था, प्रतिज्ञा की थी। अब वक्त आया कि हम उसको पूरा करें। बिल्कुल पूरी तो शायद अब भी न हो, लेकिन फिर भी एक बड़ी मंजिल पूरी हुई, हम वहां पहुंचे। मुनासिब है कि ऐसे वक्त पहला काम हमारा ये हो कि हम एक पुरानी और एक नई प्रतिज्ञा फिर से हम करें, इकरार करें आइंदा हिंदुस्तान का और हिंदुस्तान के लोगों की खिदमत करने का। चंद मिनट में ये असेंबली एक पूरी तौर से आजाद खुद मुख्तार असेंबली होगी और ये असेंबली नुमाइंदगी करेगी एक आजाद खुद मुख्तार मुल्क की। नाचे इसके ऊपर जबरदस्त जिम्मेदारियां आती हैं और अगर हम उन जिम्मेदारियों को पूरी तौर से महसूस न करें, तब शायद हम अपना काम पूरी तौर से नहीं कर सकेंगे। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि हम ऐसे मौके पर पूरी तौर से सोच समझ के इसका इकरार करें। और जो रेजोल्यूशन प्रस्ताव मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, वो इस इकरार, इस प्रतिज्ञा का है। हमने एक मंजिल पूरी की। तो अब आप समझ सकते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू यही कह रहे थे कि यह प्रतिज्ञा का वक्त है कि हम उस सेवा को करें, उस जगह देश को पहुंचाने का काम करें। भले ही मंजिलें पूरी नहीं हुई हैं, लेकिन वो मंजिलें पाने की दिशा में हम काम करें, सबके लिए काम करें।
और किसी को रोके नहीं। पंडित नेहरू का बड़ा लंबा भाषण है, टोटल जो वो है। तो ऐसी स्थिति में कभी आपके पास टाइम हो तो जरूर सुनिएगा। क्या विजन था देश की आजादी का, यह विजन था। इसी विजन पर संविधान सभा बनी थी, इसी विजन पर संविधान बना, इसी विजन पर इस देश की व्यवस्थाएं बनी, संस्थाएं बनी और देश के लोगों को आजादी मिली, खुद मुख्तारी मिली, आजादी जिम्मेदारी के साथ मिली। यह बात पंडित जवाहरलाल नेहरू स्पष्ट तौर पे कहते हैं। तो जिम्मेदारी कौन उठा रहा? क्या भारत में प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए नरेंद्र मोदी ने वह जिम्मेदारी उठाई है? क्या भारत के लोगों को ज्ञान, विज्ञान और तकनीक से युक्त करके इस तरह की स्थिति में लाने की कोशिश की है कि हम पूरी दुनिया में परचम लहराएं? नहीं, बल्कि यह किया गया कि हमारे ज्ञान, विज्ञान, इतिहास, भूगोल सबको बर्बाद किया गया। बच्चों की शिक्षा को बर्बाद किया गया, बच्चों की पूरी व्यवस्था को बर्बाद किया गया। और जब यह बर्बाद किया गया, आपको मैंने बताया था कि कैसे नितिन गडकरी, जो भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा था, वो अफसरों को कह रहा था, वैज्ञानिकों को कह रहा था कि आप कोई रिसर्च मत कीजिए, ऊपर से हेडिंग उड़ा दीजिए, नीचे से थोड़ा चेंज कीजिए और अपना ठप्पा लगाइए और तुरंत चला दीजिए। हो गई रिसर्च, हो गया शोध, हो गया सब कुछ। सोचिए, जब यह सिखाने वाले लोग, नेहरू कहते थे कि नहीं, पूर्ण रूप से अपना इनोवेशन, वह भी कर सकते थे। अमेरिका और रशिया समेत कई सारे देश भारत को यह सुविधा देने को तैयार थे कि अपने लोग हमारे यहां भेजिए, लेकिन नेहरू ने कहा नहीं, हम अपने देश में आईआईटी बनाएंगे, उसमें मेरी मदद कर दीजिए। मैं अपने देश में आईआईएम बनाऊंगा, अपने देश में इसरो बनाऊंगा, अपने देश में एटॉमिक एनर्जी का सेंटर बनाऊंगा, अपने यहां डीआरडीओ की लैब खोलूंगा, सीएसआईआर की लैब खोलूंगा, अपने यहां मेडिकल कॉलेज और एम्स बनाऊंगा, यहां तैयार करूंगा, यहां बैरिस्टर जो है बनाऊंगा, इतने काबिल लोग हों जिससे कि दुनिया में जाके अपना परचम लहरा सके। तो नेहरू की यह सोच थी। लेकिन नरेंद्र मोदी की क्या सोच है कि हम इस देश के लोगों का दिमाग ही खत्म कर दें। यही आरएसएस की सोच होती है। मैं बार बार आपसे कहता हूं, उन्हें गोबर दिमाग लोग पसंद हैं, ज्ञान विहीन लोग पसंद हैं, जिन्हें कोई ना, जिन्हें जो हुक्म दिया जाए वो पालन करें। यही बात रचनात्मक कांग्रेस के कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कही थी कि आदेश दो, और जो ये आदेश आया उसे सिर झुका के मानते हैं। जी हुजूर, आदेश का पालन होगा, जी हुकुम। तो इन्हें वो चाहिए, इन्हें नहीं चाहिए जो सवाल उठा सके, क्योंकि बच्चों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है। जेन जी, जेन अल्फा, ये आज खड़ा हो रहा है देश के तमाम हिस्सों में और सवाल उठा रहा है। इसलिए नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं, इसलिए उनके लोग डरे हुए हैं। और यही डर, तभी राहुल गांधी अपने एक वीडियो संदेश के जरिए बताते हैं कि ज्ञान, विज्ञान और स्वतंत्रता का अर्थ क्या है। ये भी सुन लीजिए। सत्य, मैं यूथ से कहता हूं, जेनजी से कहता हूं कि ये जो लोकतंत्र है आपका, इसको डिफेंड करना, इसकी रक्षा करना आपकी और हमारी जिम्मेदारी। इस वीडियो संदेश के जरिए राहुल गांधी वही संदेश दे रहे हैं कि जब किसानों पे गलत हो, छात्रों पे गलत हो, युवाओं पे गलत हो, किसी के भी साथ अन्याय हो, तो अन्याय बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, उसके खिलाफ खड़े होना चाहिए, लड़ना चाहिए। तो राहुल गांधी ने उस पूरे विरोध को कहा है, यह विरोध बेहद जरूरी है, चाहे कोई भी। तो जब सरकार हमला कर रही हो, सरकार आपके संविधान पे, आप पर, आपके हकों पर, आपके आवाज पर, तो आपको आवाज बनने की जरूरत है। यही आजादी है और यही आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपको आजादी जिम्मेदारियों के साथ मिली थी। सिर्फ आजादी नहीं, जिम्मेदारी भी मिली थी। तो अब आपकी जिम्मेदारी है उस आजादी को अक्षुण्ण रखिए, आजाद रहिए, और आजाद बनने के लिए आपको अपने हकों के साथ खड़ा होना होगा, अपने संविधान को बचाना होगा और
अपने ज्ञान विज्ञान की को बढ़ाना होगा, वृद्धि करनी हो, गोबर दिमाग नहीं बनना हो, क्योंकि उन्हें वही चाहिए कि आप गुलामी करें। आज उनके पास कुछ नहीं था तो ये सवाल उठा रहे थे कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे 2 साल से लगातार स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में लाल किले पे नहीं जा रहे। जी हां, नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे? कि 2024 में राहुल गांधी और खड़गे जी दोनों लोग पहुंचे थे, नेता प्रतिपक्ष हैं दोनों, और उसके बाद में यह स्थिति कि दोनों को 5वीं पंक्ति में ले जाकर के बैठाया गया, जबकि उनका जो पद है संवैधानिक पद है और उस पद के मुताबिक वो सीनियर मोस्ट कैबिनेट मिनिस्टर रैंक पर आते हैं। जब सीनियर मोस्ट है तो उनके मंत्री राज्य मंत्री आगे बैठे हैं और राहुल गांधी और खड़गे को उनसे भी पीछे बैठाया जा रहा है। तो अब आप सोच लीजिए, तमाम दूसरे लोगों से पीछे बैठाया जा रहा है। इस तरह आप अपमान करेंगे तो अपमान सहने तो कोई नहीं जाएगा। पहली बार वो चले गए, उसके बाद से उन्होंने कहा नहीं, हम कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में ही ध्वजारोहण करेंगे और वहां पर हम जो है सलामी देंगे अपने तिरंगे को। जी, तो वही हुआ, उन्होंने वहां पर ध्वजारोहण किया और सलामी दी और वंदे मातरम और जनगण मन दोनों गाया जाता है। कांग्रेस के कार्यक्रमों में सदैव नियम है 1906 से कि लगातार उनके यहां यह गाया जाता है। सबसे पहली बार कांग्रेस के ही अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया। आज वंदे मातरम को अपने लिए रजिस्टर कराने की जो लोग बात करते हैं तो उनकी स्थिति क्या है? उन्हें न तिरंगे का मान है न कुछ है। राजस्थान में झुंझुनू में उल्टा तिरंगा फहरा दिया गया। अब आप सोचिए, जिन्हें तिरंगा फहराना नहीं आता है, जो उल्टा तिरंगा फहरा देते हैं, ये आप देखिए। ध्वजारोहण भी हो चुका है। ये देखिए उल्टा तिरंगा, जैसे नरेंद्र मोदी अपने पॉकेट में उल्टा तिरंगे का वो लगाए थे, वैसे ही ये उल्टा तिरंगा फहरा दिया जाता है। तो यह स्थिति हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। और इसी तरीके से इनके यहां एक जगह जो है वहां पर छत्तीसगढ़ में, वहां पर तिरंगे की जगह पर फहराया जा रहा है भाजपा का झंडा। और इसी तरीके से ये आप देख लीजिए, अब आप ये देखिए, तिरंगे की जगह भाजपा का झंडा फहराया जा रहा है। यह स्थिति है। और ये स्थिति सिर्फ वही नहीं है, यही पश्चिम बंगाल में भी हुआ और इस तरह से होता है। इसके बाद में छत्तीसगढ़ में ही एक जगह हुआ जहां मिनिस्टर भी थे, पूर्व सांसद भी थे और दूसरे इनके नेता थे। तो वहां पर ये वंदे मातरम की जगह वंदे मातरम का एक गीत है, वो गीत बजने लगता है, वो गीत चलाने लगते हैं। तो अब आप इससे समझ लीजिए कि इनके मन में कितना है। तो जब प्रधानमंत्री लाल किले से भाषण दे रहे थे तो पहली बात, एक तो उनका आज भाषण भी छोटा था और उसके बाद में डरा हुआ सा चेहरा, एक अलग तरह से खौफ से घिरे हुए प्रधानमंत्री थे। और यही नहीं, वो घबरा रहे थे। आज भी उनकी स्थिति ये थी कि टेलीप्रॉम्प्टर रुक गया तो उनकी आवाज रुक गई। देख लीजिए, सिर्फ 60,000 करोड़ रुपए का बायो इकोनॉमी का काम होता है। मेरे देश के नौजवान, आपने क्या कमाल कर दिया है। देखिए, नीतियां जब सही होती है, लक्ष्य जब साफ होता है, तो मेरे देश के नौजवान कैसा करके बायो इकोनॉमी में देश की युवा शक्ति ने सामर्थ्य दिखाया है। 2014 के पहले जो 60,000 करोड़ का कारोबार था, आज वो कारोबार बायो इकोनॉमी का भी बायो इकोनॉमी। अब आप देख लीजिए, तो यह स्थिति है कि बार बार उनकी यह स्थिति होती है कि क्या है। तो अब आप इससे समझ लीजिए, आज वह घबराहट उनके चेहरे में थी, संतोष। तो राहुल गांधी ने वास्तविक संदेश दे दिया है
कि आपको ज्ञान विज्ञान से युक्त होना है, आपको तर्क से युक्त होना है, आपको सच के लिए बोलना है, और यदि कोई गलत करता है तो विरोध करना है। प्रधानमंत्री आपके दिमाग को खत्म करना चाहिए जी। तो अब फैसला आप कर लीजिए, आपको क्या चाहिए। जय। स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई।